गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2 का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संचयन से पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ 1 में आपको हरियर काका के बारे में एक कहानी बताई गई है। इस कहानी के लेखक हैं मिथिलेश्वर जी। मिथिलेश्वर जी जो हैं वो हरियर काका के बारे में बता रहे हैं कि हरियर काका के जीवन काल में किस किस प्रकार की घटनाएं उनके जीवन काल में घटी हैं, उन सब का वर्णन इन्होंने इस पाठ में किया है। और वह इस पाठ के माध्यम से हमें यह बताना चाह रहे हैं या फिर हमें इस पाठ के माध्यम से ये जानने को मिलेगा कि हमारे समाज में बहुत तरह के लोग हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि वह सब मतलब हमारा अच्छा चाहते हों। उसमें कुछ स्वार्थी लोग भी होते हैं, कुछ हमारा अच्छा चाहने वाले भी होते हैं, और उसमें हमारे रिश्तेदार भी शामिल हैं और हमारे समाज के लोग भी शामिल हैं। उनके सबके स्वभाव के बारे में, वो कैसा सोचते हैं, उन सब के बारे में हमें पता नहीं होता है। उन लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। यहाँ पर इस कहानी के माध्यम से हमें ये चीज़ सीखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं हमारा पाठ हरियर काका, जो मिथिलेश्वर जी द्वारा लिखा गया है। एक बड़ी ही रोचक और अद्भुत कहानी है हरियर काका। हरियर काका के यहाँ मैं अभी लौटा हूँ। कल भी मैं उनके यहाँ गया था, लेकिन ना तो वह कल भी कुछ कह सके और ना ही आज। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच वह घिरे थे और जिस मनस्थिति में जी रहे थे, उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती। मनस्थिति मतलब उनकी मन की जो स्थिति थी उसके बारे में, और जिन परेशानियों से वे घिरे हुए थे वे सब कुछ उन्हें उनकी आंखें ही बता रही थी। मुंह खोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। मतलब वह इतने परेशान हो चुके थे, और उनकी तबीयत के बारे में पूछा गया तो भी उन्होंने सिर्फ सिर हिलाकर ही जवाब दे दिया। हरियर काका की ज़िंदगी में मैं बहुत गहरे से जुड़ा हूँ। अपने गांव के जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, उनमें हरियर काका भी एक है। हरियर काका के प्रति मेरी आसक्ति मतलब उनके प्रति मेरा जो लगाव है, के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं। उसमें प्रमुख 2 कारण हैं। एक तो यह है कि हरियर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं, और दूसरा यह है कि मेरी माँ बताती है हरियर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे। मतलब हरियर काका के प्रति मेरे लगाव के 2 ही प्रमुख कारण हैं। एक तो वह मेरे पड़ोस में रहते हैं, तो पड़ोसी से तो प्रेम जायज़ है ना। और उसके अलावा दूसरी बात, हरियर काका जो है वो बचपन में लेखक के साथ बड़े प्यार दुलार से रहते थे, इसलिए वे उसे बहुत प्रेम अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है, उससे कहीं ज़्यादा प्यार हरियर काका मुझसे करते थे। और जब मैं सयाना मतलब जब मैं होशियार हुआ, तब मेरी पहली दोस्ती हरियर काका के साथ हुई। हरियर काका ने भी मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव के किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं थी। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, खूब खुलकर बातें करते थे। लेकिन फ़िलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया। फ़िलहाल मतलब अभी का समय जो है, हरियर काका इतनी यंत्रणाओं मतलब इतनी परेशानियों में घिरे हुए हैं कि उन्होंने लेखक से भी बातचीत करना बंद कर दिया। लेकिन पहले का समय ऐसा था जब हरियर काका जो है वो लेखक से सारी बातचीत किया करते थे, उनसे कुछ भी नहीं छिपाया करते थे। उनकी स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया है। जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा न कर सकते हों, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती है। मतलब क्या कहा जा रहा है कि हरियर काका मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वह बीच मझधार मतलब
मज़ा मतलब जो सागर है, भव सागर है, उसके बीच में फंस गए हों और अगर वहाँ पर फंसकर भी अगर वहाँ का सवार चिल्ला चिल्ला कर आवाज़ लगाता है तो उनकी चिल्लाहट कहाँ पर विलीन हो जाएगी? सागर के बीच की गिरती हुई लहरों में विलीन। विलीन का मतलब लुप्त हो जाना, है ना। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दूसरा विकल्प यानी विकल्प का मतलब दूसरा कोई उपाय नहीं, लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और झटपटाहट बढ़ गई हो। कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए हैं। अब लेखक यहाँ बताना चाह रहे हैं कि हरिहर काका की परेशानी का कारण लेखक जानना चाह रहे हैं, लेकिन हरिहर काका बिल्कुल एकदम मौन रहकर अपनी बात को किसी के साथ साझा नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ बांट नहीं रहे हैं। इससे लेखक बड़ा ही चिंतित हो गया है और वह जानना चाह रहा है कि हरिहर काका इस स्थिति में क्यों आ गए हैं। उनके जीवन की जो लालसा है, उनके जीवन की जो बेचैनी है, उसके बीच में वो इतना छटपटा क्यों रहे हैं? ऐसी स्थिति में हरिहर काका क्यों गिर आए हैं? हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहे तो क्या कहें। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके, कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वह मुक्ति पा सके। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी तो निश्चय ही उस गूंगेपन का शिकार हो जाता। क्या कह रहा है कि अगर हरिहर काका की स्थिति की तरह अगर मेरी भी स्थिति होती तो शायद मैं भी मौन रहकर इस स्थिति का शिकार हो जाता, मैं भी कोई बात नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि हरिहर काका जिस स्थिति में फंसे हुए हैं, अपने परिवार के सदस्यों के बीच में वो ऐसे घिर गए हैं कि खुलकर अपना जीवन भी नहीं जी पा रहे हैं। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ गए, कैसे आ फंसे, यह कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सब बताने से पहले अपने गांव का और खासकर अपने गांव की ठाकुर बाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको देना उचित समझता हूँ, क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी। अब लेखक जो है वो पहले तो हमने इसकी भूमिका देखी कि हरिहर काका जो है वो किस स्थिति में है, बहुत परेशान है, मौन धारण किया हुआ है, किसी को भी कोई बात नहीं बता रहे हैं। अब लेखक ये जानना चाह रहा है कि ये हरिहर काका जो है वो इस स्थिति में कैसे आए, है ना, इस स्थिति में कैसे आ फंसे और इस स्थिति में आने के लिए उनके ऊपर कौन जिम्मेदार है। तो इन सब को जानने से पहले लेखक ये बताना चाह रहा है कि जिस गांव में हरिहर काका रहते हैं और वहाँ पर एक ठाकुर बाड़ी है, ठाकुर बाड़ी मतलब ठाकुर जी का एक मंदिर है, उसका वह परिचय देना चाहते हैं, उसके बारे में बताना चाहते हैं कि ये ठाकुर बाड़ी आखिर में है क्या, और ठाकुर बाड़ी के बारे में बताकर ही हम आगे हरिहर काका के बारे में, उनके जीवन के बारे में पता कर पाएंगे। क्योंकि लेखक हरिहर काका की इस मन स्थिति को बहुत जानने के लिए बहुत जिज्ञासु है, ठीक है ना, और वे इस चीज़ को इस प्रकार जानना चाहते हैं ताकि वह उस समस्या का समाधान कर सके। क्योंकि हरिहर काका को इस स्थिति में देखकर लेखक बिल्कुल परेशान हो चुका है और वह चाहता है कि वह इस मुसीबत से उनको छुटकारा दिला सके। और लेखक ये भी कह रहा है कि अगर मैं भी इस मुसीबत का या इस स्थिति का शिकार होता तो शायद मैं भी मौन धारण कर लेता। तो इसीलिए लेखक का कहने का तरीका ये है कि वह हरिहर काका की स्थिति को बयां करे और हरिहर काका की परेशानी को समझे ताकि हम उसकी समस्या का समाधान कर सकें। लेकिन उसको जानने से पहले जो हरिहर काका का गांव और ख़ासकर जो ठाकुर बाड़ी है, गांव की जो ठाकुर बाड़ी है, उसके बारे में संक्षिप्त मतलब एक छोटा सा परिचय देकर ही हम हरिहर काका की कहानी की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ठाकुर बाड़ी और गांव के लोग और ये जो गांव है, इसके बिना ये हरिहर काका की जो कहानी है वो अधूरी है। ठीक है, तो ठाकुर बाड़ी क्या था, ठाकुर जी क्या है, ठाकुर बाड़ी क्या है? ठाकुर जी का एक देव स्थान है जहाँ ठाकुर जी की पूजा की जाती है, ठाकुर जी की आराधना की जाती है और वहाँ के लोग मन्नतें मांगते हैं और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है
तो वह प्रसाद के रूप में अपनी मन्नत पूरी होने के रूप में वहाँ पर प्रसाद अर्पित करते हैं। ज़मीन का टुकड़ा, जेवर, मकान, यहाँ तक कि अपनी बेटी की शादी सगाई के लिए भी वे मन्नत मांगते हैं और जब पूरी हो जाती है तो वह अपनी मन्नत के अनुसार वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं और वहाँ के महंत और पुजारी हैं वह उसी चढ़ावे के आधार पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अगले भाग में हम ठाकुरबाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।